नमस्कार। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यंग माइंड्स ऑफ इंडिया। कुछ लोग कहावतें लिख कर चले जाते हैं और कुछ लोग कहावतें बन जाते हैं। जी हाँ, आज मैं जिस शख्सियत से रूबरू होने जा रहा हूँ वो अपने आप में एक जीती जाती कहावत और वो कहावत है नेवर गिव अप। जी हाँ, बहुत ही कम उम्र में इस शख्सियत ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी लिमिटेशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और आज पूरे भारत में वो एक स्केच आर्टिस्ट के रूप में मशहूर हैं। और यही नहीं, विदेशों से भी लोग उनसे स्केच बनवाते हैं। तो आइए इस यूनिक जर्नी को जानते हैं। प्लीज वेलकम माय स्पेशल गेस्ट धवल खत्री। हाय धवल, वेलकम टू साइट इनसाइड यूट्यूब चैनल और ये शो यंग माइंड्स ऑफ इंडिया में। थैंक यू सो मच राहुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड जो भी आपके व्यूअर्स है, आपकी ऑडियंस है, उनको मेरी तरफ से हेलो, नमस्ते एंड केम छो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं इस यूनिक जर्नी को जानना चाहता हूँ। बेशक इसके बारे में पहले आपने बताया है और बहुत सारे आर्टिकल्स में भी मैंने पढ़ा है, लेकिन आपसे जानना मेरे लिए डायरेक्टली अगर आप मुझे बताओगे तो मेरे लिए ज्यादा ही एक अच्छा अनुभव रहेगा और मैं बहुत इंस्पायर होऊंगा उससे। तो सीधा मैं जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप मुझे अपने उस, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार उस वाक्य को दोहराना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज आप उस चीज की मिसाल है कि आपने अपनी लिमिटेशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और आपने नाउमीदी को उम्मीदी में कन्वर्ट किया। इन सब चीजों को देखते हुए ये जर्नी जानना बहुत जरूरी है। तो आप मुझे वो इंसिडेंट बताएं, वो जर्नी बताएं जहां से शुरुआत हुई धवल खत्री की, नहीं लेकिन एक आर्टिस्ट धवल खत्री की, यूनिक धवल खत्री। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई। जब मैं स्टार्ट करूं तो ये डेट थी 14 जनवरी 2003 की बात है। तो उस टाइम पे आपको पता होगा कि अहमदाबाद ऑल ओवर गुजरात में काइट फेस्टिवल होता रहता है, बहुत ही फेमस है। तो सेम एज यूजुअल हम काइट फेस्टिवल मना रहे थे 14 जनवरी 2003 को, और सडनली आई कॉट एन इलेक्ट्रिक वायर, जो बिजली का तार होता है, गांव में हम सेलिब्रेट करने गए थे। तो बाय मिस्टेक मैंने दोनों हाथों से वो बिजली का तार पकड़ लिया। और वो कहते हैं ना कि अगर ऐसा ऐसा केस होता है तो 99.9% आदमी और जिसने भी ये बिजली का तार पकड़ा है वो वहीं खलास हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, गेम ओवर वाली बात हो जाती है। तो मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि पॉजिटिव वे में, कि भगवान ने ऐसा सोचा होगा कि अरे भाई तुझे इतनी जल्दी नहीं आना है, अभी तो बहुत काम करने हैं तुझे तो मतलब पॉजिटिव वे में आप सोचते हैं ना किसी चीज को, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने लगती है आपके साथ। तो बस वही मेरे साथ, मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ, लकी मानता हूँ। तो मैं जैसे मैंने बिजली का तार पकड़ा तो सडनली छूट गया मैं वहां से, और मैं टेरेस पर से, कुछ 12-13 फीट की टेरेस थी, वहां से मैं नीचे गिरा। और जैसे मैं नीचे गिरा, आप यकीन नहीं करोगे, ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। सब मेरा, वो कहते हैं ना कि हार्ट बीट बंद हो गया था, मैं सांस नहीं ले रहा था, टोटली लॉस। और सडनली वो मेरे लिए भगवान ही थे शायद, कि वहां से मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग वॉक के लिए डॉक्टर क्रॉस हुए और डॉक्टर ने ये सब देखा, इस सिचुएशन में उन्होंने सीपीआर, हार्ट पंपिंग वगैरह किया और सडनली मेरी ब्रीथिंग स्टार्ट हुई। तो ये मेरा, वो कहते हैं कि सेकंड बॉर्न है विद द टैलेंट ऑफ पेंटिंग। और बस ये जर्नी फिर स्टार्ट हुई कि अब जो भी बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरे फैंस है, फ्रेंड्स है, मेरे चाहने वाले हैं, तो मुझे एक वो कहते हैं कि एक नाम दिया अच्छा सा, यूनिक। तो बस ये उन्हीं की देन है। तो उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई यूनिक। तो उसके बाद फिर मुझे हॉस्पिटलाइज किया था, और मुझे याद है कुछ 2-2.5 साल में हॉस्पिटलाइज था। और दैट टाइम बहुत टफ था, क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि एक, अगर आप एक रूटीन ज़िंदगी जी रहे हैं और उसके बाद सडनली आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, तो आपको कुछ नहीं पता होता आपको क्या करना है, कैसे अपना रोजिंदा काम, रोज का काम, मतलब आप कैसे करोगे, कुछ पता ही नहीं होता। तो उसके साथ मुझे साथ साथ एक एक्सीडेंट तो हुआ है, उसको मतलब भूल भी जाना है, उसके बाद आगे का भी सोचना है। तो वो टाइम बहुत टफ था। तो बहुत ही मतलब
अगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद उसमें से बाहर नहीं आ पाता। तो आई थिंक सैल्यूट टू माय पेरेंट्स एंड हेड्स ऑफ। आज की टाइम पे भी मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, बहुत सारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बस ये उन्हीं की वजह से हुआ है। नहीं, ये तो आपने मुझे जो ये चीज़ बनाई, ये बताई आपने, माफ़ कीजिएगा, ये अपने आप में जी, मतलब एक बहुत ही यूनिक है सच में। और आपको जो नाम दिया गया यूनिक धवल कतरे, वो बिल्कुल ठीक दिया। ये यूनिक एक इंसिडेंट हुआ है आपके साथ। यूनिक इसमें कि आपने बताया कि किस तरह से आप बिल्कुल ही अनकॉन्शियस थे, ब्रीदिंग नहीं थी, और फिर आपको डॉक्टर ने, और उसी वक़्त डॉक्टर का वहाँ मौजूद होना, ये अपने आप में जी। एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। और उसके बाद किस तरह से आप अपने होश सँभाला, और आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा ऑफ कोर्स उसमें एक रोल है। लेकिन इसके साथ की जो परेशानियाँ थी वो क्या थी? मतलब क्योंकि आपकी उम्र उस वक़्त आप बता रहे हैं, कितनी उम्र थी आपकी उस वक़्त? मैं राहुल भाई, मैं 13 साल का था। और जब मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा था एट दैट टाइम इन हॉस्पिटल, तो वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स भी ऐसी हालत में, मतलब ऐसे कुछ तो टूट जाते, कुछ हद तक तो टूट जाते, आप कितना भी ट्राई करो, लेकिन थोड़ा सा तो दिल को चोट लगती है। तो उनके लिए भी एक नया लेसन था, नया सिचुएशन था। तो वहाँ पे जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था इन द हॉस्पिटल, एक घटना बोलो, एक इंसिडेंट बोलो, या एक ऐसी, मतलब वो कहते हैं ना कि मिरेकल वाली चीज़ बोलो, जो भी चाहे आप बोल दो। लेकिन आज के टाइम पे भी वो एक, वो कहते हैं ना कि रहस्यमय ही रहा है, क्योंकि आज तक मम्मी को भी नहीं पता कि उनके दिमाग में कैसे आया। तो मैं बात कर रहा था कि जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था दोनों हाथों पे, यहाँ पे सब बैंडेज वगैरह लगा हुआ था। तो एट दैट टाइम मम्मी ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे एक, ये जो बैंडेज वगैरह सब लगा, तो उसमें पेंसिल लगा के दिया था फर्स्ट टाइम। और मम्मी के दिमाग में ये कहाँ से आया, अभी तक मम्मी को खुद को नहीं पता कि कैसे हुआ, क्यों उन्होंने किया। तो दैट टाइम आई वाज, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ट्राई किया था इनोवेटिव, क्योंकि मेरे लिए भी नया था, मुझे नहीं पता था। तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे जो पेपर्स, बिल्स जो भी रहता है, कुछ अवेलेबल नहीं था। तो जो भी पेपर मुझे मिला, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया कि मैं ड्रॉ करूँ। तो मेरे दिमाग में भी कैसा है, मुझे आज की डेट में मुझे भी नहीं पता। तो मैंने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया था, तो मुझे याद है, जैसा तैसा पता नहीं कैसा था, लेकिन जो भी मैंने बनाया था वो गणपति का ड्राइंग बनाया था। और गणपति जी के लिए आज में मैं मानता हूँ गणपति जी को, क्योंकि मेरे दिमाग में भी क्यों आए गणपति जी मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों गणपति जी का ड्राइंग बनाया। आफ्टर दैट मैंने सेकंड टाइम ट्राई किया, तो मैंने खुद का नाम लिख दिया। तो वो भी क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्यों दिमाग में आया, वो भी मुझे नहीं पता। तो गणपति जी के लिए मैं उनको बहुत ही मानता हूँ कि उनको, उन्होंने मेरी सेकंड लाइफ जो मतलब बनाई। तो जो भी ये लाइफ है मेरे पेरेंट्स की वजह से, गणपति जी की वजह से। तो वंस अगेन गणपति बाप्पा मोरया। लेकिन मैं जी, मैं जानता हूँ आपने गणपति क्यों बनाए, क्योंकि जब भी कोई हम बड़ा काम, शुभ काम करने जाते हैं लाइफ में, जी, तो जी, हम लोग जी, सबसे पहले गणपति की पूजा करते हैं। और आपके करियर की, आपकी जिंदगी की जो नई शुरुआत होनी थी, जो आपका ये एक जी, आर्टिस्ट का जो नया रूप निकल के आया, उसकी शुरुआत होनी थी, इसीलिए शायद आपने गणपति जी की वो फोटो बनाई होगी। जी। खैर, लेकिन बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ये जो भी आप मुझे बता रहे हो कि जब पेंसिल आपकी मदर ने पकड़ाई आपके हाथ में, मैं जानना चाहता हूँ कि उससे पहले का जो धवल खत्री थे, 13 साल की उम्र से जो पहले आपका जो रहा होगा, जितनी आपको उस वक़्त का याद है, उस दौरान के धवल खत्री की क्या लाइफ को लेकर इंस्पिरेशन थी? वो क्या बनना चाहते थे? वो क्या सोचते थे? और उसके बाद जब ये हुआ, तो आपने क्या पेंसिल पकड़ते सोच लिया था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है? क्योंकि स्कूल भी रहा होगा, कॉलेज की जर्नी भी रही होगी, ये सब मुश्किलात कैसे थे? हाँ, ये सब में राहुल जी कैसा होता है कि हम जब भी छोटे होते हैं तो हम सबका एक ड्रीम होता है, एज ए चाइल्ड हम सबका ड्रीम होता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ होता है, सबके अलग अलग होते हैं। तो मतलब मेरा तो ऐसा कोई ड्रीम था नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं पढ़ने में एवरेज था। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे मार्क्स ला नहीं, दिए तो लेकिन बहुत एवरेज ही बड़ा। कमाल करते हैं, हम जानते हैं ना। सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब उस टाइम पे भी ऐसा माइंड में ऐसा कुछ था नहीं कि भाई बड़ा होके डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है। तो चलो वो तो खत्म हो गया। तो आपको एक मैं राहुल जी एक बात बताऊंगा, आपको मतलब दिल से हंसी आएगी।
और कि मतलब जब मैं ये एक्सीडेंट नहीं होता उसके पहले लोग ऐसा सब सोचते थे कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, तो मैं क्या सोचता था कि मैं जब भी घर पे होता था या फ्री टाइम मिलता था मम्मी को थोड़ा बहुत हेल्प करता था, तो मैं, पता है राहुल जी, कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाता था। आप तो यकीन नहीं करोगे, उस टाइम पे एज ए चाइल्ड माइंड से मैं यही सोचता था कि यार मैं चाय तो बहुत, फैमिली में भी बहुत मेरे अच्छे अच्छे अप्रिसिएशन करते हैं कि यार धवल तो चाय बड़ी अच्छी बनाता है, लोग भी अगर आते थे तो बोलते चाय बड़ी अच्छी बनाता है। तो बस दिमाग में ऐसे चलता था कि बड़े होके ना चाय का कुछ बड़ा सा बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे वो नहीं पता था। बस चाय का बिजनेस करेंगे, चाहे वो लारी लगाएंगे ठेला लगाएंगे, क्या पता नहीं क्या करेंगे। तो बस एज ए चाइल्ड माइंड तो मैंने यही सोचा था। और आपको भी पता है कि आज की डेट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो मैं वही मतलब कहने वाला था कि इस देश में जी चाय वालों ने बहुत कमाल किया है। आप कुछ अलग नहीं, जी गलत नहीं सोच रहे थे, बिल्कुल ठीक सोच रहे थे। जी 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 जी। तो मतलब ऐसा, मतलब एज ए चाइल्ड के तौर पे तो हम ऐसे ही सोचते थे। तो बस यही था ड्रीम के बड़ा होके ऐसा करेंगे। और जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो चाय का तो दिमाग में से निकल गया, क्योंकि एक नई लाइफ थी, नई जर्नी हाथ में आ गई थी, नई जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद राहुल जी क्या हुआ था कि जब मैंने ये आपको बताया कि भाई मम्मी ने ये मेरे माइंड में डाला, मैंने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया। और उसके बाद जब मुझे याद है मैं जब घर पे आया, और मैं 9th स्टैंडर्ड में था उस टाइम पे। और 9th स्टैंडर्ड में था, उसके बाद मैं घर पर आया, थोड़ा मुझे ब्रेक लेना पड़ा। मैं एक साल घर पे रहा था। और एक साल के बाद मैं जब मेरा स्कूल कंप्लीट करने के लिए वही स्कूल में जब वापस गया था, तो उस स्कूल के प्रिंसिपल ने, पता है राहुल भाई क्या किया था कि मतलब मैंने बोला प्रिंसिपल को कि सर मुझे आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में ये सब हुआ, चलो ठीक है ये हो चुका है, तो मुझे कंप्लीट करनी है, मुझे पढ़ना है। तो प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि अब तो तेरे दो हाथ नहीं है, तू लिखेगा कैसे, तू पढ़ेगा कैसे, मतलब ये तो मैं नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ राहुल जी। उन्होंने तो बहुत कुछ बोला था, शायद मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। बहुत कुछ बोला था, और बहुत कुछ बोलते हुए फाइनली ना मुझे पूछा ना किसी से डिसीजन लिया, उन्होंने खुद ही फाइनल मुझे बोल दिया कि अब तू एक ऐसे नॉर्मल बच्चे की जगह रोक रहा है स्कूल में। और ऐसा बोल के मुझे लिविंग सर्टिफिकेट दे दिया, मतलब स्कूल से निकाल दिया। और मतलब चलो भाई, मेरे लिए एक तो ये इतना बड़ा टास्क था जो एक्सीडेंट का, वो खत्म हुआ था, और रिसेंटली दूसरा इतना बड़ा प्रॉब्लम में डाल दिया प्रिंसिपल ने, सडनली मुझे स्कूल से निकाल दिया, और ऐसे बहुत कुछ बोल के मुझे फाइनली तो स्कूल से निकाल दिया। तो चलो अच्छी चीज, वो अपने बोलते हैं ना कि अगर आप थोड़ा सा भी ऐसा अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होता है। तो मैंने, चलो हमारी फैमिली में पेरेंट्स तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव माइंड के थे, तो साथ साथ मैं भी थोड़ा बहुत होता गया था। तो हमने यही सोचा कि चलो ठीक है, ये उनकी सोच है, हम तो अच्छा सोचेंगे। तो साथ में एक हमारे रिलेटिव के थ्रू दूसरे नॉर्मल स्कूल में मेरा एडमिशन किया गया। तो दूसरे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने पता है उन्होंने क्या बोला, मुझे एक ही सवाल किया था, सिर्फ एक सवाल, कि तुझे पढ़ना है? मैंने बोला हाँ सर, मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मेरा जब एडमिशन हुआ, तो वो स्कूल के प्रिंसिपल भी शायद भगवान से कम नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल स्कूल में मुझे एडमिशन दिया, इतना सपोर्ट भी किया, और साथ में जब उनको पता चला कि मैं ड्राइंग भी कर सकता हूँ, तो मेरा फर्स्ट न्यूज़पेपर आर्टिकल उन्होंने ही करवाया था, फर्स्ट न्यूज़पेपर आर्टिकल। तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल ने। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपकी सोच आप जैसे भी रखोगे आपके साथ वैसा ही बनता है। तो उसके बाद मैंने 10th क्लियर किया, 12th क्लियर किया, फिर उसके बाद कॉलेज भी किया। तो फाइनली एवरेज तो था ही, लेकिन जैसे तैसे करके बीकॉम का डिग्री कंप्लीट किया। नहीं नहीं, ये बात इसकी नहीं है। मैं खुद अभी सोच सोच के फील कर रहा हूँ उस चीज को जो आप बता रहे हो, और आई एम श्योर जो भी सुनता होगा उसको ये फील होता होगा। खैर, हमारे इस देश में गुरुओं के की एक जो जो सम्मान रहता है, और गुरुओं के लिए जो हम जिस तरह के उनको पूजनीय होते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन शायद आज आपको जहां आपके वो पहले प्रिंसिपल देखते होंगे तो उनको अपने आप में थोड़ी शर्मिंदगी जरूर होती होगी।
जो उन्होंने नहीं जिस तरह से उन्होंने आपके साथ वो बर्ताव किया था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। अगर एक एक स्कूल बिल्कुल से आपको वो निकाला गया, लेकिन दूसरे स्कूल में आपको वैसे प्रिंसिपल मिले जो शायद आपके लिए भगवान रूप में है और आपके उनको भगवान रूप में मानते हैं, उन्होंने आपको नहीं पूरा सपोर्ट किया। लेकिन ये कितनी बड़ी और राहुल हिम्मत की बात है कि और आपने राहुल उस जी। स्थिति में माफ जी कीजिएगा, जिस स्थिति में आपको ऑलरेडी ऐसा एक सिचुएशन है और आप खुद ही कहीं ना कहीं आदमी वीक फील करता है अपने बारे में, उस स्थिति में आपको स्कूल से भी निकाल देना, फिर दूसरे स्कूल में जाकर के आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, वहां से आपने मेहनत करी और आपने, और आप अब कहते हो कि आपने एवरेज होकर के एक ग्रेजुएशन तक पूरी करी। लेकिन शायद बहुत ऐसे कैपेबल लोग, बहुत ऐसे लोग जो बहुत कैपेबल होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, वो भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, लेकिन आपने वो भी पूरी करी। जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। जी, जी, जी। तो बस मैं यही बता राहुल जी कि जैसे मैंने वहाँ पे एक नॉर्मल स्कूल में दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल का सपोर्ट के साथ मैंने जब 10th क्लियर किया ना, तो मेरा फर्स्ट आर्टिकल भी आया था। तो मैं धीरे-धीरे मेरे अपने एरिया में मैं थोड़ा बहुत पॉपुलर होने लगा था। मतलब एक एक होता है ना कि चलो कोई ऐसा बंदा है कि इतनी हिम्मत के साथ काम कर रहा है, पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था राहुल जी, जब 10th के बाद मेरा फर्स्ट न्यूज़पेपर आया, तो जो पहले वाले प्रिंसिपल थे ना, वो खुद घर पे आए थे। और वो ऐसा बोल रहे थे कि वापस तू स्कूल में आ जा, हम तुमको पढ़ाएंगे। तो क्या बात। यार मतलब ये कैसी कैसी चीजें होती है कि अगर आप जब एक ऐसे इंसान को, ऐसे बच्चे को सपोर्ट की जरूरत होती है, तब आप सपोर्ट नहीं करते हो। और किसी के थ्रू वो इतना मतलब थोड़ा बहुत भी फेमस होता है, थोड़ा बहुत भी उसको कवर एक्सपोज मिलता है, तो यार तुम इतना सब भूल के बोलते हो कि चल तू वापस स्कूल में आ जा। तो ये यार कैसे, मतलब कैसी सोच वाले होते हैं, बस यही बताना चाहता था मैं। नहीं, बहुत ही एक यूनिक जर्नी है, वाकई बहुत ही इंस्पिरेशनल है। नेवर गिव अप वाला का जो आपका एटीट्यूड है, जिसके साथ आप आगे बढ़े। खैर, लेकिन अब हम बात करते हैं आपके इस यूनिक स्केच आर्टिस्ट, एज एज स्केच आर्टिस्ट अपने आपको आपने डेवलप किया, इस जर्नी के बारे में बताइए शुरुआत से, कि एक पहला स्केच आपने बनाया, कैसी मुश्किलात हुई, कितना वक्त लगा, आपने कहीं सीखा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मदर ने पेंसिल पकड़ाई थी, ये सब चीजों को देखते हुए आप अपनी इस जर्नी के बारे में। जी, जी। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम एक पता चला कि मैं कर सकता हूँ, फिर मैं उसके बाद घर पे आया। तो घर पे आने के बाद मेरा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होता, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता था, क्योंकि घर पे तो कुछ काम था नहीं, स्कूल छूट गया था, तो पूरा टाइम फ्री रहता था। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना टाइम प्रैक्टिस में डालता था। तो आई थिंक प्रैक्टिस, वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो गई कि बहुत सारी प्रैक्टिस प्रैक्टिस पूरा दिन। तो एक शार्पनेस आ गई थी कि नहीं, अब तो पता चल गया था कि चाय वाय तो छोड़ो, आपको यही करना है, पेंटिंग ही करना है और इसे पकड़ के बहुत आगे तक जाना है। तो मतलब ये जब आपको एक गोल सेट हो जाता है आपके मतलब दिमाग में, दिल में, कि नहीं मुझे यही करना है, तो मतलब सब चीज़ें, आपकी प्रॉब्लम्स भी दूर हटने लगती है, आपका नज़रिया क्लियर हो जाता है, आपका विज़न क्लियर हो जाता है। तो फाइनली जब मुझे पता चला, तो मैंने बस यही सोच लिया कि मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज में जाऊँगा, जो कोचिंग देता है उनके पास जाऊँगा। तो हर एक जगह यार मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, हर एक जगह हर एक इंसान एक जैसे ही क्यों होता है, या फिर हमें ऐसे मिल जाते हैं। तो सेम जो वो प्रिंसिपल के साथ हुआ था, सब जगह यही हुआ कि सर मुझे, मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज में गया, मुझे पेंटिंग सीखना है। मैंने वर्क भी दिखाया अपना, मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ। यार नहीं कर सकता, तू कैसे कर सकता है, विदाउट बोथ ऑफ हैंड नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकता। अरे बाप रे! क्यों यार, मैं कर रहा हूँ, मैं अपना वर्क दिखा रहा हूँ, देखो मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो यार हर एक जन ऐसा ही बोलेगा कि नहीं तुम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बहुत, वो कहते हैं ना, खटकती है कि कोई अगर आपको क्रिटिसाइज़ करता है, तो आप उसको पॉज़िटिव वे में लेंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कुछ करने से रोक नहीं पाएगी। तो बस यही मेरा मानना था कि चलो ठीक है, ये उनकी सोच है ना, वो ऐसा सोचते हैं कि तू नहीं कर सकता, मैं इनको करके दिखाऊँगा। तो चलो ठीक है, कोई सिखाने के लिए तैयार नहीं है ना, तो हम खुद ही अपनी दुनिया जीतने के लिए तैयार है अपने पैरों पे, वैसी वाली सोच थी। तो बस जो प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी, उससे बहुत गुना ज़्यादा हो गई थी। तो फाइनली उस टाइम पे तो इंटरनेट नहीं था इतना ज़्यादा, मोबाइल्स नहीं थे, तो मतलब सीखना कैसे? तो मैं क्या करता था कि कहीं पर भी बाहर जाता था, तो अगर कुछ ऐसी सीनरी मैंने देख ली, तो वो माइंड में कैप्चर कर लेता था और उसको घर पे आके फिर उसको पेपर पे उतारता था। तो
ऐसी ऐसी भी बहुत सारी टेक्निक्स उस टाइम पे हमने सीखी थी, डेवलप की थी। तो बस यही वो कहते हैं ना कि एक ट्रिक होती है, एक क्रिएटिविटी होती है। तो बस वो अपने आप को अपने काम में आगे लाने के लिए काम में आती है। तो बस ऐसे ही मेरी क्रिएटिविटी भी बढ़ती गई। मैं कहीं पर भी जाता था तो फ़ोन तो था नहीं मेरे पास कि मैंने ये सीनरी देखी, क्लिक कर ली, बस दिमाग में डाल दिया उसको, फिर घर पे आके पेपर पे उतारा। तो ये प्रैक्टिस इतनी बड़ी और फाइनली फिर मेरा, जैसे मैंने बोला कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मेरा फाइनल एग्ज़ाम था जिस दिन, तो सेम, मुझे याद है सेम डेट पर मेरा फर्स्ट टेलीविज़न शो भी था जिसका ऑडिशन था, जिसका नाम था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, सोनी चैनल पे आता था। तो यार यहाँ पे भी प्रॉब्लम, सेम डेट पे एग्जाम भी है, ऑडिशन भी देना है, तो अब क्या करें? तो इस चीज़ में आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप क्या करोगे। तो आप मैंने यही सोचा कि यार मुझे एग्जाम भी नहीं छोड़ना है, एजुकेशन भी मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, एजुकेशन भी इतना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जैसे तैसे करके एडजस्ट किया, ऑडिशन भी कंप्लीट किया, मेरा एग्जाम भी दिया। लेकिन उस उस टाइम पे मैं 50-50 था कि यार मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, या फिर ऑडिशन में सिलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं। तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि यार ऐसा होगा वैसा होगा। तो फिर देखो क्या होता है कि किसी भी एग्जाम को आप दे देते एक बार, तो एग्जाम देने के बाद वो आपके ऊपर नहीं होता, वो आपकी मेहनत, आपने कैसा किया है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो मतलब एक बार आपने अपना काम कर दिया, अपना बेस्ट दे दिया, तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए कि यार मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, जैसा आपने परफॉर्म किया है वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो बस पॉजिटिव ही रहना चाहिए कि चलो हो सके इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बस यही सोच थी मेरी भी। और आप यकीन नहीं करोगे राहुल भाई कि जब मेरा ऑडिशन भी खत्म हुआ, मेरा टेलीविजन शो आने वाला था जिस डेट पे, मुझे याद है 6 जून 2011 को मेरा फर्स्ट टेलीविजन शो आया, टेलीकास्ट हुआ। और उसी दिन रात को 12 बजे मेरा जो रिजल्ट था फाइनल एग्जाम का वो भी डिक्लेयर हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली मैं पास भी हो गया और फर्स्ट टेलीविजन शो भी आ गया। तो ये बहुत लकी वाली चीज है। तो बस मैं यही सबसे बोलता हूँ कि यार हो सके इतना पॉजिटिव रहो और अपने काम में मतलब फोकस करो, तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली ही मिलेगा। तो बस सिंपल फंडा है और कुछ ज्यादा है नहीं। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि ये जितने लोग आपको लाइफ में पर्सनली और प्रोफेशनली जब रिजेक्शन मिलता है लाइफ में, तो वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देता है आपको अंदर से कुछ और बेटर करने के लिए। और ऐसे जी जितने लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं ना कहीं वही लोग जो होते हैं आने वाले वक्त में फिर आपको ही आके पूछते हैं कि कहीं आपको हेल्प जी चाहिए नहीं। और आई एम श्योर आज आपको वो सारे स्कूल, आर्ट स्कूल्स जो हैं, वो जो जितने भी आप स्कूल्स में गए, वो लोग सोचते होंगे कि भाई इसका नाम हमारे स्कूल से जुड़ जाए, एक बार तो हमारे स्कूल से जुड़ जाए। खैर ये नहीं, डेफिनेटली राहुल राहुल जी, ऐसा सॉरी सॉरी मैंने आपको बीच में नहीं, से नहीं, नहीं, बोलिए, बोलिए, बोलिए। हाँ, ये हुआ था क्योंकि एज अ गेस्ट के तौर पर अगर कोई फंक्शन है वहां पे तो बिल्कुल इनविटेशन आता है, डेफिनेटली आता है। ये यही वक्त होता है जब जब यही लोग आपको किस तरह से ना करते हैं, फिर सामने से आके इनवाइट करते हैं, ये वक्त होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त को बनाने में आपकी खुद की हिम्मत और मेहनत, क्योंकि जिस तरह से आपने जी अपनी जर्नी बताई, और आप मुझे बीच में आपकी लाइन बहुत अच्छी लगी, आपने बोला पॉजिटिव रहना चाहिए। ये बहुत ही बात छोटी है, बहुत आम बात है, लेकिन इस चीज पे उतरना, इसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपने वो करके दिखाया। अब जो मेरा ये यही आपने आपने बात अपने आप शुरू कर दी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पहला स्केच जो आपने प्रोफेशनली बनाया, वो जो पहला एक फील रहा होगा स्केच बनाते हुए कि भाई मुझे, चाहे वो किसी ने बोला कि भाई मेरे लिए बनाओ, या आपने अपनी मर्जी से बना के किसी को गिफ्ट किया और उस बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया, उस व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट किया, वो वाक्य बताइए, क्योंकि वो आपकी पहली अचीवमेंट, अपनी लाइफ की पहली फील रही होगी कि हाँ मैंने आज कुछ बड़ा किया है। वो फील क्या है, वो मौका क्या था? देखिए स्केच तो मैंने बनाया था, याद है मैंने कुछ कृष्ण भगवान जी का बनाया था स्केच। और वो शायद मेरे पास तो है नहीं, गलती से कहीं मिस आउट हो गया। लेकिन तो मैंने ऑयल पेंटिंग मेरा फर्स्ट जो बनाया था,
वो मेरे पास आज की डेट में भी है, मैंने संभाल कर रखा है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरा पहला ऑयल पेंटिंग का वर्क है, वो बहुत छोटा सा भी है और प्यारा सा भी है, क्योंकि वो जब बना रहा था तो ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ। मेरे पास फटाफट इतना ही टाइम है, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैं उसको बस अपने फुल एंजॉय के साथ बना रहा था। कि मतलब वो कहते हैं ना कि अगर आप डांसर हो तो डांस करते हो कि एंजॉय के साथ करो, तो वो मज़ा ही कुछ और है। तो बस सेम वाला हुआ था मेरे साथ कि वो मैं पेंटिंग बना रहा था, अपने फुल एंजॉय के साथ बना रहा था और बहुत टाइम लिया था। बिल्कुल छोटा सा, लेकिन मैंने उसमें टाइम बहुत लिया था और आज की डेट में मेरे पास संभाल के, तो वो है मेरे पास। ऑफ कोर्स पहली चीज जो होती है, या पहली आपकी सैलरी हो, या पहली नौकरी हो, या पहला कोई भी अनुभव होता है जो आपके करियर का होता है, वो सबसे यूनिक होता है और सबसे प्रेशियस होता है। आई एम श्योर आपने वो जो स्केच है वो इसलिए संभाल के रखा है क्योंकि वो एक तौर पे आपका पहला जवाब था उन लोगों के लिए कि आप लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन मैं अपने आप में एक यूनिक आर्टिस्ट हूं और मैंने ये प्रूव करके दिखाया। खैर, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं अभी भी मिसिंग है, आंसर उसका मिसिंग है कि पहले आर्टिस्ट कौन थे, मतलब पहले कौन से सेलिब्रिटी थे जिनका आपने स्केच बनाया, वो कौन थे? सलमान खान। सलमान खान। तो आपने स्केच दिया उनको? नहीं, एक्चुअली स्केच बनाया था तब ऐसा सोचा नहीं था। बस मैं उनको, मेरे फेवरेट है, मैं बहुत ही उनको मानता हूँ, बहुत अच्छे लगता, बस ऐसे ही बना दिया था। लेकिन उसके बाद मैंने उनका पेंटिंग बनाया था, लेकिन 3 बार उनसे मिलते-मिलते कुछ ना कुछ वजह से पता नहीं क्या हो, कभी उनका मीटिंग कैंसल हो गया, कभी उनको एक जगह आना था इवेंट पे, वो आना कैंसल हो गया, और एक प्रमोशन के लिए आने वाले थे, वहाँ पे वो कैंसल हो गया। तो किसी न किसी वजह से वो मिल नहीं पाया, तो 3 बार ऐसा हुआ है। तो आई होप कि जल्दी से वो मिला, मेरा ड्रीम है वो जल्दी से फुलफिल हो। बस अभी तो यही मेरी दुआ है। अच्छा, तो आपने, मैंने देखा आपने आपने कलाम साहब का भी स्केच बनाया और आपने उनको प्रेजेंट भी किया था, वो अनुभव कैसा था? नहीं, बहुत-बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि कई बार आपके साथ ऐसा इंसिडेंट, ऐसा एक्सपीरियंस होता है, या ऐसा मतलब एक 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 ऐसी यादगार पल होती है, आप कभी भी उसको अगर किसी भी जगह आपको वो उसके बारे में बोलना हो, उसके बारे में शेयर करना हो, तो आपके पास शब्द नहीं होते, चाहे जितना भी आप कोशिश करो। मुझे याद है 2011 की बात है, मेरे एक बहुत ही अच्छे रिलेटिव है, उनके थ्रू एक इवेंट में मैं मिला था, और वो भी ऐसे नहीं, स्पेशली उनको बताया गया था कि एक धवल खत्री करके एक ऐसा आर्टिस्ट है, वो आपसे मिलने आ रहा है, उन्होंने आपके लिए एक, मतलब मैंने उनके लिए एक स्केच बनाया था, वो भी बात शेयर हुई थी। तो मतलब वो मैं कैसे बोलूँ उनके साथ, जब मैं उनके पास गया, जब पता चला, क्योंकि बचपन से उनके बारे में हम स्कूल में पढ़ते आए थे, बहुत कुछ जाना था उनके बारे में, तो आपको ऐसा फ़ील ही नहीं होता, मतलब मैं क्या बोलूँ, दिमाग बंद हो गया था उस टाइम पे कि यार फ्यूचर में उनके बारे में पर्सनली उनको जानने का मौका मिलेगा। मैं बहुत टाइम तो स्पेंड नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे याद है आधा घंटा जितना मैं उनके पास था, उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था, और उन्होंने, वो उनकी एक बात बहुत अच्छी थी, वो मुझे आज आज भी याद है कि जब मैंने उनको स्केच दिया था बनाकर पर्सनली, तो उन्होंने क्या किया कि वो कोई भी गिफ्ट, चाहे वो कैसे भी गिफ्ट हो, कोई फैंस की हो या किसी भी तरह की गिफ्ट उनको मिलती है, तो वो उनके पास नहीं रखते हैं, वो उनको रिटर्न कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि मैं अपनी कोई भी गिफ्ट मेरे पास नहीं रखता हूँ, मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। तो जब ये बात, मतलब एज़ अ थोड़ा बहुत हर्ट हुआ कि यार मैं उनके लिए लेकर आऊँ, उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो चलो ठीक है, हर्ट हुआ, थोड़ा-सा हर्ट हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जो स्केच था उसके ऊपर ऑटोग्राफ दिया उनका, और ऑटोग्राफ करके वो स्केच मुझे रिटर्न किया। तो यार हाँ। मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल पाया सच में, यार थोड़ा बहुत हर्ट हुआ था, वो तो कहीं दूर चला गया। तो आज की डेट में मेरे पास उनका स्केच ऑटोग्राफ वाला रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी वो कहते हैं ना मेमोरी है, बहुत बड़ी मेमोरी है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट।
बहुत ही मजा आया था। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, ये वाक़ई अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। लेकिन इसके अलावा और कौन-कौन से सेलिब्रिटीज़ जिनसे आप पर्सनली मिले, उनको आपने उनका स्केच बना के दिया? बहुत सारे राहुल जी, ऐसे तो मतलब कपिल शर्मा के शो में भी मैं आया था, तो मैं उनको कपिल जी को दिया था, किक्कू शारदा जो हमारे लच्छा जी है उनको, सिद्धू सर को दिया था। सोनाक्षी सिन्हा जी से मैं एक अवार्ड शो में मिला था, तो वहाँ पे उनको मैंने गिफ्ट दिया था। उसके बाद भारती सिंह जो हमारी कॉमेडी स्टार है, उनको मैं मिला था। तो मतलब बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ, और कई ऐसे उनका पेंटिंग मैंने बना के रखा है, लेकिन मिलना थोड़ा-सा अभी मुश्किल हो रहा है, और बीच में ये पता नहीं कोरोना कहाँ से आ गया, तो यार वो इंतज़ारी और थोड़ी बढ़ गई है। तो आपने जैसे मुझे बताया कि आपने इतने स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए स्केचेस बनाए और उनको गिफ्ट भी किए और इसके अलावा कुछ स्केचेस अभी पेंडिंग हैं, जब मौका मिलेगा आप देंगे। जो मैं जानता हूँ ये कि विदेशों से भी आपको कई ऑर्डर्स आते हैं, तो आप ये कैसे प्रोसेस करते हो? मेरा मेरा जो बाहर से मतलब आउट ऑफ इंडिया से अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आता है, क्लाइंट का काम आता है, तो ज़्यादातर तो सेम ही प्रोसेस रहता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि कहीं भी वो मैसेज कर सकता है डायरेक्टली मुझे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ सकता है या कहीं भी। लेकिन थोड़ा बहुत उसमें एक वो रहता है कि यहाँ पे जो करेंसी प्रॉब्लम है कि उनका करेंसी अलग रहता है, अपना इंडिया का अलग रहता है। तो उसके लिए थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है कि अगर उसको वो डायरेक्ट करना चाहता है कन्वर्ट करके तो भी ईज़िली कर सकता है। रादर देन अगर किसी के थ्रू हम कर सकते हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन किसी के थ्रू अगर कर सकते हैं तो वो भी बेटर रहता है। तो वो सेम सिचुएशन है, अगर इंडिया के अंदर से भी कोई ऑर्डर देता है वो भी सेम है, अगर आउट ऑफ इंडिया से देता है तो वो भी सेम है। लेकिन ये थोड़ा-सा टाइम ड्यूरेशन रहता है कि अगर ऑयल पेंटिंग कोई करवाता है, तो ऑयल पेंटिंग में मैं मिनिमम 45 डेज़ का टाइम लेता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है, काम भी डिटेलिंग वर्क होता है, और मैं ज़्यादा क्वालिटी पे डिपेंड करता हूँ कि मैं पहले से उनको बोल देता हूँ कि मैं क्वालिटी वाइज़ आपको एक शिकायत का मौका कभी भी नहीं देने का मौका मिलेगा। तो बस मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी दे सकूँ काम में। और हाँ, आज की डेट में ये अभी थोड़ा-सा मेरे मैं उसको गलत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा वेटिंग टाइम बहुत लग गया। अगर मान लो राहुल जी आपको एक स्केच के लिए अगर ऑर्डर देना है या फिर पेंटिंग के लिए ऑर्डर देना है, तो पेंटिंग के लिए आपको आई थिंक 2-3 महीने का टाइम वेटिंग लेके चलना पड़ेगा, और बहुत आप स्केच के लिए ऑर्डर देते हो तो आई थिंक उसमें 1 आध महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो वो थोड़ा-सा अच्छी बात है, अच्छी भी बात है। बहुत अच्छी लेकिन बात। मैं नहीं, मैं ट्राई करता हूँ राहुल जी कि मैंने उनको मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 20 दिन का टाइम दिया है क्लाइंट को, तो मैं 20 से ज़्यादा मैं जल्दी ट्राई करूँ कि मैं उनको काम कंप्लीट करके दूँ। बस यही मेरा एक कोशिश रहता है। बहुत, बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि धवल खत्री किस तरीके से अपनी आर्ट को, अपनी स्केच को या अपनी इमेजिनेशन को और वो भी जो आस-पास वो देख के बनाते हैं, उसको वो किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि एक एक विदेशी आर्टिस्ट थे, एंड्रयू लूमिस, जिनका ये मानना था कि जो भी वो ड्रॉ करते हैं या जो भी वर्ल्ड में देखते हैं, वो एक प्रकाश है। मैं इसके बारे में तो बस ये पर्सनली मैं अपना मानता हूँ, ये मेरी पर्सनल थॉट है कि आप जो भी आर्ट है, आप जो भी आर्ट के साथ जुड़े हुए हो, आपके साथ जो भी आर्ट रिलेटेड काम करते हो, तो वो मतलब दिल से आता है। कोई सोची-समझी प्लानिंग नहीं होती। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं ये करूँगा या मैं ऐसा करने वाला हूँ। ये आपका कोई सोचा हुआ प्लान नहीं होता। ये मतलब किसी न किसी तरह से ऊपर वाले के साथ एक वो कहते हैं ना कि मंजिल पे अगर जाना हो तो रास्ता चाहिए होता है, तो सेम वैसी वाली चीज़ है। तो ऊपर वाले के साथ यानी भगवान के साथ अगर आपको जुड़ना है, तो किसी भी तरह का आर्ट का रास्ता आपके पास होना चाहिए। तो वो चाहे कि कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की आर्ट हो। तो बस मैं मेरी बात करूँ कि मेरे पास ड्राइंग, पेंटिंग का जो आर्ट है, तो उसके थ्रू मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो वो ऊपर वाले का एक मतलब भगवान का एक गिफ्ट है, तोहफ़ा है, जो वो मुझे
किसी ना किसी रूप से मेरे दिमाग में दिल के साथ जुड़े हुए रहकर मेरे अंदर एक नई विचार डालता रहता है। तो मैं वही विचार को बस पेपर पे, कैनवास पे उतारता हूँ। तो ये एक प्लानिंग नहीं होती हमारे साथ, बस जो भी आता है दिल से आता है और ऊपर वाले के, भगवान के आशीर्वाद से ही आता है। बस ये मेरा मानना है। बिल्कुल। मैं भी ये चीज़ क्वेश्चन करता हूँ कि जो क्रिएटिविटी है, जो इमेजिनेशन है, वो एक इंसान की अपनी नेचुरल उसकी स्ट्रेंथ जी, होती है। क्रिएटिव स्किल्स सीखे जा सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी नेचुरल होती है। जी, अब बिल्कुल। आपका लॉकडाउन एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के वक्त में। कैसा रहा आपका ये बिल्कुल, लॉकडाउन एक्सपीरियंस? बिल्कुल अद्भुत, एकदम यूनिक और एकदम वो कहते हैं ना कि एकदम अफलातुन रहा। क्योंकि ये राहुल जी हमारे आर्टिस्ट के लिए देखा जाए ना, तो आर्टिस्ट की नज़रिए से तुम देखोगे तो आर्टिस्ट के बिल्कुल, लिए तो सुटेबल। सेम थिंग है। हुँ, हाँ, एकदम सेम थिंग है। उनके लिए ना लॉकडाउन, ना क्वारंटाइन, कोई अलग चीज़ नहीं है। वो चाहे स्टूडियो में हो या घर पे हो, वो कहाँ भी काम करे ना, तो हर एक उनका दिन लॉकडाउन जैसा ही होता है, क्योंकि वो एक अपने स्टूडियो में रहकर अपना आर्ट क्रिएट करता रहता है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें देखने जाए तो सेम थिंग थी। लेकिन इसके बारे में मैंने एक अलग से मैंने सोचा था, हर एक ऐसे इंसान को मेरे इंटरव्यू में भी सबको बताया था कि ये हमें एक ऐसा मतलब हमारी लाइफ में, हमारी हम सबकी इंसान की लाइफ में एक ऐसा, वो कहता है ना कि अगर एक जो बीता हुआ कल दोबारा नहीं आता, लेकिन ये वो पल था, तो वो लौट कर आया था। क्यों? कैसा पल था? तो शायद आपको पता होगा कि जो 90s के ज़माने की मैं बात करूँ, 90s का जो पल था ना हमारे पास इंटरनेट था, ना हमारे पास मोबाइल था, ना हमारे पास ऐसे गैजेट्स थे। बस वही जो 90s की लाइफ थी, वो हमारे पास, हमारे साथ एक फिर से आई थी हमारी लाइफ में। आपको पता होगा रामायण शुरू हुआ था, महाभारत शुरू हुआ था, तो हम सब इकट्ठे घर में थे, हमारे सब फैमिली वाले हम साथ में थे। सबको पता है कि मम्मी पूरे दिन काम करती है, तो इस बार पापा को भी मौका मिला था कि हम भी कुछ कुकिंग करें। तो ये पूरी पूरी जो लॉकडाउन की एक टाइम, वो टाइम मशीन होती है ना, वो फिर से रिपीट हुआ था। तो बस मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि ये आपने अगर वो नेटवर्क की दुनिया, सोशल मीडिया से दूर रहकर ये अगर आपने नहीं जिया ना, तो आपने बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। क्योंकि ये तो वही वो फ़ील कर सकता है जो 90s का एक पल जिया है जिसने, वही वो फ़ील कर सकता है। बिल्कुल। तो मुझे याद है मैं 90s का ही हूँ, मैंने बहुत ही एन्जॉय किया है। क्योंकि आज के टाइम में जो भी आप देखोगे, जो भी छोटा-सा भी बच्चा है तो मोबाइल लेके बैठ जाएगा। तो यार ये वो आपका लाइफ़ नहीं है। ये आपका लाइफ़ तो वही है जो आप दोस्तों के साथ जहाँ बाहर खेलने जाते हो, तो वो एक चीज़ थी। तो बस मैं सबसे यही कहता हूँ कि अगर को मौका मिला था हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, पापा के साथ, मम्मी के साथ, हमारी हर एक फैमिली मेंबर के साथ। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मौका था जीने का। तो जिसने भी जिया है ना, वो बस मज़े से जिया है। वजह से बिल्कुल। बिल्कुल। जी। मुझे मुझे सच बताऊँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है द वे यू टॉक, द वे यू नो यू हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, और आप हर चीज़ में पॉजिटिव हैं और हर चीज़ में पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हो पाई? उनके लिए भी आपने एक बहुत ही सुंदर स्केच बनाया, उनको दे नहीं, पाए? नहीं, राहुल जी उनसे तो मैं नहीं मिला हूँ। बस बहुत बड़ी दिल से तमन्ना है, बहुत अच्छा बड़ा ड्रीम है मेरा कि मैं उनसे मिलूँ एक बार। क्योंकि जब हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मतलब हम मैच्योर नहीं थे उस टाइम पे कि यार मोदी जी से मिलना है, मोदी जी से मिलना है। और हम जब इतने मैच्योर हो गए, स्टेबल हो गए, प्रोफेशनल हो गए, तो वो इतने बिजी है, हम सबकी इतनी अच्छे से देश की सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सैल्यूट की बात है, गर्व की बात है हम सबके लिए। और मेरे लिए गर्व की बात और भी है कि जब मैंने उनका पोस्ट इंस्टाग्राम पे डाला था पेंटिंग का, तो नरेंद्र मोदी जी ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे खुद पोस्ट किया था। तो बहुत बड़ी ये मतलब अच्छी लगती है ऐसी, जब 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 चीज़ें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है।
क्योंकि मैंने बताया कि अगर जो भी काम करो दिल से करो, तो दिल से किया हुआ काम कभी ना कभी एक दिन बिल्कुल सक्सेस होता है, डेफिनेटली सक्सेस होता है यार। बिल्कुल, इट इज एग्जैक्टली द वे दे से, लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव, इट इज एग्जैक्टली द सेम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब धवल खत्री ने क्या प्लानिंग की है अगले 5 सालों की? क्या वो करना चाहते हैं ऐसा, और किस तरीके के स्केचेस वो इस वक्त बना रहे हैं हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल जी तो राहुल जी बहुत मैं बिजी फंस गया हूँ, मेरे जो क्लाइंट के वर्क है उसमें कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ये मुझे थोड़ा बहुत मौका मिला था, टाइम था, तो मैंने क्रिएटिविटी भी मैंने कुछ प्लानिंग की हुई है, मैं बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ। और अगले 5 साल की बात करूँ तो ऐसा कुछ खास प्लान तो है नहीं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सपना हर एक इंसान का होता है। सपने देखो, उसके लिए जियो, उसके लिए मेहनत करो, तभी वो सपने आपके पूरे होंगे। तो बस मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और आर्ट फील्ड में अपने इंडिया का नाम रोशन करूँ। और यही के बस एक दिल से एक तमन्ना है, छोटी सी तमन्ना है कि आपको भी पता होगा कि अगर डांस के फील्ड में हम डांस के बारे में बात करें, तो दिमाग में सबसे पहले एक ही इंसान का, एक ही शख्स का नाम आता है, माइकल जैक्सन। तो बस मेरा भी एक ऐसा ही छोटा सा सपना है कि मैं बहुत मेहनत करूं कि अगर आर्ट के बारे में अगर नाम लिया जाए तो उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो आई थिंक मेरा नाम आना चाहिए। तो एक छोटी सी सोच है, कोशिश है, तो वो लेकिन इस करते रहते छोटी सी हैं। सोच, इस छोटी सी बात में आपने एक बहुत बड़ी बात जोड़ी है। बहुत ही बखूबी से आपने कहा, अगर आप किसी से भी पूछेंगे आज के वक्त में उसका सपना क्या है, तो हर कोई अपना सपना जरूर बताएगा कि मेरा नाम ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन आपने अपने सपने की बात बताने की शुरुआत जो करी वो ये कि मैं इतनी मेहनत करना चाहता हूं कि अगर मेरा नाम, अगर किसी देश में आर्टिस्ट का नाम है, स्केच आर्टिस्ट का नाम है, तो मेरा नाम है। लेकिन उसमें मेहनत शब्द आपने जोड़ा, ये शायद बहुत बड़ी बखूबी और बहुत बड़ी खूबी है आपकी। खैर, अब जी, मैं चाहता हूं धवल खत्री के साथ एक रैपिड फायर हो जाए। जी बिल्कुल। बिल्कुल तैयार हैं आप? ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट दिस। एक्साइटेड अबाउट दिस। ओके, या आइडिया ऑफ अ परफेक्ट डे। प्लानिंग करो सबसे पहले तो, और आई थिंक किसी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब बट धवल प्लान खत्री के लिए परफेक्ट डे क्या है? वो कहते हैं कि ये मेरा डे परफेक्ट था, वो कब कहते हैं सब? जब मेरा मैं यही बताना चाहता हूँ राहुल जी कि अगर प्लानिंग किया हुआ है किसी के बारे में तो वो सक्सेस होता है, तो ये मेरे लिए परफेक्ट डे है। अगर मैंने सोचा कि ये मुझे करना है, वो सक्सेस हो गया, तो आई थिंक दैट वाज अ परफेक्ट डे। फर्स्ट थिंग यू विल डू पोस्ट लॉकडाउन, क्या करने वाले लॉकडाउन के बाद आप? सबसे पहले मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो सोच रहा हूँ कि बस ट्रैवल करना है। ट्रैवल करना। कभी जी। इस बात से मैं जिक्र मुझे करना था, कभी विदेशों में जाना हुआ कभी, अभी किसी किसी कंट्री में जाकर किसी कंपटीशन में पार्ट लिया? नहीं बिल्कुल, मैं एज अ स्पीड पेंटिंग के तौर पे भी काम करता हूँ, तो लॉकडाउन के पहले तो बहुत जगह जाया हूँ, इवन दुबई, यूएसए, ऑस्ट्रेन। तो मतलब शोज होते रहते हैं, इवन कुछ एज अ जज के तौर पे भी इनविटेशन आता है। तो लॉकडाउन के पहले मैं यूएसए में ही था, डलास टेक्सास में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे सडनली वापस आना पड़ा। तो आई होप कि जल्दी से सब नॉर्मल हो जाए बिल्कुल तो बिल्कुल। वापस सब अपने काम में जुड़ जाए, मैं भी। अब तक का आपका फेवरेट स्केच, एक तो आपने बताया जो आपका फर्स्ट स्केच था, उसको छोड़ करके उसके अलावा आपका फेवरेट स्केच कौन सा है? आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैंने बनाया नहीं है अभी तक। अभी तक नहीं बनाया। अच्छा, कौन सी ऐसी नहीं। सेलिब्रिटी है जिसको, या कौन सा स्टार है, कौन सी ऐसी चीज, कौन सा व्यक्ति, शख्स है जिसको आप सामने बिठाकर स्केच बनाना चाहते हैं? अम्म, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। गाना सुनना पसंद है? फेवरेट सॉन्ग अभी का, हाल फिलहाल का? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। बीत जा जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन किसे मानते हैं आप अपनी? पेरेंट्स, पेरेंट्स। पेरेंट्स। लेकिन अगर जी। प्रोफेशन को देखा जाए उसमें आपकी सोच किसी स्केच आर्टिस्ट, किसी इलस्ट्रेटर, किसी से आप इंस्पायर होते हैं?
वैसा तो कोई एक है नहीं, लेकिन आपको पता होगा हमारे इंडिया के जिन्होंने भगवान का रूप दिया था, राजा रविशंकर वर्मा। तो मैं उनका काम बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ उनसे सीखने का। तो आई थिंक दैट्स वे इंस्पिरेशन ऑफ माय। धवल खत्री का निकनेम? बहुत सारे मिस्टर यूनिक आर्टिस्ट है, केडी जो मैं सिग्नेचर करता हूँ आज की डेट में वो सरप्राइज है। मैं जल्द उसको एस्टेब्लिश करूंगा कि केडी क्यों साइन करता हूँ मैं। आज बता दीजिए, थोड़ा बहुत हिंट दे दीजिए, क्या है केडी? नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत लोगों ने पूछा है, मैं बताना बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन मैं एक मौका ढूंढ रहा हूँ, एक मौका ढूंढ रहा हूँ। मैं डेफिनेटली जल्दी उसको एस्टेब्लिश करूंगा। लेकिन आपने बोला हिंट दे दूं, मैं हिंट जरूर देना चाहूंगा कि वो उसमें बहुत इमोशन है, बहुत पर्सनल फीलिंग्स है। चलिए ठीक है, हमें उम्मीद रहेगी बहुत जल्द आपसे वो सुनने को मिलेगा। अ डे स्पेंड विद नरेंद्र मोदी और अ डे स्पेंड विद महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि दोनों आपके फेवरेट हैं जैसे अगर मैंने देखा है। तो किसे चूज करेंगे? आप कंफ्यूजन में डाल दिया। आई थिंक मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है राहुल जी, तो स्पीचलेस हो गया हूँ। आई थिंक बोथ हो। चलिए ये बिल्कुल मैं ठीक है कि आप अपने दो हाँ फेवरेट्स में चूज नहीं करना चाहेंगे, यू चूज बोथ, ठीक है। अगर वैसे तो आपको किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं कि भगवान ने आपको वैसे एक पावर से ब्लेस किया हुआ, लेकिन फिर भी अगर कोई एक सुपर पावर आप चाहेंगे आपके पास हो, तो वो क्या होगी? बस यही होना चाहिए कि मैं लोगों को उनकी जिम्मेदारी, मतलब हमें सबसे पहले इंसान बनना चाहिए। वैसा एक सुपर पावर मिल जाए तो मैं बस वही सबको बताना चाहूंगा कि हम सब सबसे पहले इंसान है। आप इंसान सबसे अच्छे बन गए ना, तो दुनिया ने आपने मतलब दुनिया जी ली आपने बस। ओके, योर मेमोरेबल मोमेंट टिल नाउ, प्रोफेशनली और पर्सनली? प्रोफेशनली बोलूँ तो अ, वही था जो मैंने अब्दुल कलाम सर का जो मैंने मोमेंट बताया था। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट 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 मोमेंट। पर्सनली यही कि आई थिंक तो यही है कि मैं धवल खत्री में से यूनिक धवल खत्री बना। तो आई थिंक द बेस्ट बेस्ट मोमेंट। थ्री वर्ड्स दैट डिस्क्राइब धवल खत्री? लव शेयर सपोर्ट। लव, शेयर एंड सपोर्ट, वेरी यूनिक। वॉचिंग मूवी और वॉचिंग क्रिकेट? वॉचिंग मूवीज और वॉचिंग क्रिकेट? ये भी आई थिंक बोथ बोथ आर माय मोस्ट फेवरेट। मोस्ट फेवरेट। अगर आप पेंटर ना होते तो क्या होते? चाय वाला। डेफिनेटली। नहीं, वो तो फिर डेफिनेटली। भी एक, चलिए एक मासूमियत है, एक बच्चे की मासूमियत है, लेकिन उसके अलावा कभी सोचा कि अगर इंस्पायर होते होंगे आए दिन में, बोलते होंगे अगर ये नहीं तो मैं ये काम करता? नहीं बिल्कुल, मैं एक पता नहीं किसी जगह एक जॉब वर्क कर रहा होता, नॉर्मल रूटीन लाइफ जी रहा होता आई थिंक। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये बन सकता हूँ? दिमाग में आता ही नहीं राहुल जी, बस यही कि बस चलो अच्छी जॉब मिल रही है, सैलरी आ रही है, ठीक है चलो कर लेते हैं। ओके, ये बात भी ठीक है। खाली वक्त में धवल खत्री पेंटिंग के अलावा, स्केचिंग के अलावा क्या करना पसंद करते हैं? म्यूजिक। म्यूजिक? या बहुत बहुत आई लव म्यूजिक, सुनना बहुत अच्छा लगता है। ओके। आज के वक्त में सोशल मीडिया पे कितना वक्त बिताते हैं? मैं यही सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम बिताऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट के साथ बात करना होता है, थोड़े बहुत इंटरव्यूज वगैरह होता रहता है, तो ज़्यादा टाइम चला जाता है। एंड फेवरेट डेस्टिनेशन जहां पे आप कभी चाहेंगे कि मैं जाऊं और स्केच बनाऊं? हिल स्टेशन, फेमस हिल स्टेशन है, मैं गया नहीं हूँ लेकिन हिल स्टेशन है। कोई ऐसा फेमस हिल स्टेशन जो आपको लगता हो? ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, लेकिन आई थिंक जो भी फेमस हो मुझे सर्च करना पड़ेगा गूगल पे। एक्टिंग और स्केचिंग, अगर कभी एक चीज चूज करनी पड़े? डेफिनेटली स्केचिंग तो मैं प्रायोरिटी दूंगा, लेकिन एक्टिंग भी छोड़ नहीं सकते। एक्टिंग भी लेकिन छोड़ नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी स्केचिंग। लेकिन आप अपने एक्टिंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि आपने आपने बताया कि आपने एक्टिंग भी की है। कैसे ये चीज की शुरुआत हुई?
उसमें भी ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन सडनली मैंने अभी पता स्पीड पेंटिंग का मैंने एक शो किया था, तो वही चैनल के थ्रू एक सीरियल था आता था अकबर बिरबल, जो आपको पता होगा। तो उसमें मैंने एक रोल प्ले किया था एज एन आर्टिस्ट का। तो उसके बाद फिर एक पार्टनर सीरियल में भी काम किया था जॉनी लीवर सर के साथ। तो मतलब ये ऐसा भी कुछ प्लानिंग नहीं था, किसी ना किसी रेफरेंस से एक जुड़ गया था। ओके। जी। आखिरी सवाल, आपकी जिंदगी में कोई काश है अभी कि काश ऐसा होता या काश ऐसा ना होता? ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं मेरी पर्सनल बात करूँ तो अगर ये वर्ड्स को हम हटा ही देंगे ना, तो आप कभी भी सैड नहीं होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं लगेगी, क्योंकि ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वे में उसको सोचते हो। अगर आप उसको थोड़ा बहुत भी नेगेटिव चले जाते हो कि यार मेरे पास ये नहीं होता, मैं मेरी बात करूं, मैंने आज की डेट में ये सोचा होता कि यार मेरे पास ये नहीं है, तो आई थिंक हमारा लाइव ये सीजन नहीं चल रहा होता। आप ना मेरे बारे में जानते, ना आप मुझे इनविटेशन देते, ना मैं आपको हाँ बोलता। तो ये अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से ये आप हम सबको नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। मैं तो यही सोचता हूँ कि ऐसा होता तो कैसा होता। तो बस हो सके इतना पॉजिटिव ही रहिए, पॉजिटिव ही सोचिए। भले आपको 100% नहीं मिलता है, फिर भी ट्राई करिए, कुछ परसेंटेज तो आप कामयाब हो पाओगे। बहुत बहुत खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया। धवल खत्री का मैसेज आज के यूथ के लिए क्या होगा, चलते चलते अगर मैसेज देना चाहें तो बस जो भी काम करो दिल से करो, दिल से किया हुआ काम कभी भी फेल नहीं जाता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। धवल, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही एक बहुत बहुत खूबसूरत अनुभव रहेगा मेरी जिंदगी में। और आप एक वाकई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत मेहनतकश हैं। आपने अपनी किसी भी चीज को अपनी कमजोरी नहीं समझा और आपने बहुत मेहनत करके मुकाम हासिल किया है। मैं बहुत खुश हुआ आज आपसे बात करके। और मेरी आपके लिए यही विशेष रहेंगी कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और कई ऊंचाइयों को छुएं और आपका नाम और आगे बढ़े। और जो आपका सपना है कि भारत में जब कभी किसी आर्टिस्ट का नाम लिया जाए तो धवल खत्री का नाम लिया जाए, वो जरूर एक दिन पूरा थैंक होगा। यू। चलते चलते थैंक मैं यू सो मच एक रमन। चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूंगा जो शायद शब्दों का चुनाव सही ना लगे, लेकिन कहावत ऐसी है, लेकिन मैं उसको बदल के कहना चाहूंगा। कहावत यही है कि मत कर यकीन अपने नसीब पर, अपने हाथों की लकीरों पर। मत कर यकीन अपनी हाथों की लकीरों पर, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मेहनत वो भी करते हैं जिनके हाथ नहीं होते। ये सिर्फ वाह। आपने बदला है और आपने दिखाया है करके ये बात। तो बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आज इस थैंक यू। अनुभव देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच राहुल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मैं भी मेरी तरफ से पर्सनली आपको यही विशेष देना चाहूँगा कि हो सके उतना खुश रहिए और अपना काम दिल से कीजिए। थैंक यू सो मच राहुल भाई, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।